आज आवाज ठीक है। आज देश के संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती है। उस पर कार्यक्रम हो चुके हैं। यहाँ पर मैं बाबा साहब की यादों को आज सलाम करता हूँ। मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से ये संभवतः पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब तक हम लोग केवल प्रेस ऑर्गेनाइज करते थे और कोई दूसरा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करता था। मैं जानता था कि आज रविवार है और आज काफ़ी साथी छुट्टी पर होंगे और आज उपस्थिति कम होगी, लेकिन उसके बावजूद मैंने आप लोगों को जहमत दिया है, इसलिए कि कोई चीज़ बासी हो जाए तो उस पर फिर बात करना बेकार हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक तथाकथित घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसको मैंने नाम दिया असत्य का उद्घोष, झूठ ही झूठ। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम झूठ का पुलंदा गढ़ा है और वो झूठ का पुलंदा सिर्फ 13 दिन में गढ़ा है। आप लोगों को याद होगा, राजनाथ सिंह जी को उनके मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया 30 मार्च को, और 13 दिन में उन्होंने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के द्वारा बनाए गए तमाम मुद्दों को अपने घोषणा पत्र के रूप में जारी कर दिया है। मेरा सवाल यह है कि जिसकी सरकार हो उसको घोषणा पत्र तब जारी करना चाहिए जब पहले वो अपना पुराना उसने क्या किया उसके बारे में कुछ व्हाइट पेपर जारी करे, सफेद पत्र। जो भी सरकार चला ले 5 साल या 10 साल, उसको पहले अपना व्हाइट पेपर पेश करना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे, जब बजट पेश होने वाला होता है तो बजट पेश होने के कई दिन पहले उसकी एक रिपोर्ट पेश होती है, आर्थिक रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, और उसके आधार पर फिर बाद में बजट पेश होता है। सरकार का भी वही काम है, जो सत्ता में है उसका वही काम है कि वो पहले अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड पेश करे कि 10 साल में उसने क्या क्या किया, 2013 में उसने क्या कहा, 14 में क्या कहा, 2018-19 में क्या कहा, 2022-23 में क्या कहा, और उसमें से क्या क्या कर दिया। और फिर वो अगले 5 साल के बारे में बताए कि अगले 5 साल वो क्या करेगा। किसी भी सरकार को मापने के कुछ मापदंड होते हैं। मापदंड पहला ये होता है, उस सरकार ने देश को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से कितना मजबूत किया, सामाजिक रूप से कितना मजबूत किया। इन सारे ही मापदंडों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। आर्थिक रूप से आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताना कोई नई बात नहीं है, कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए मोदी जी के पहले तक, उनके सबके देश में लिए गए कर्जे 54 लाख करोड़ रुपया कुल देश पर कर्जा था, और वो कर्जा इस थोड़े से समय में 9 साल में 4 गुना बढ़ गया। विश्व बैंक ने एक चेतावनी दी थी कि कर्जा अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो लंका की तरह से यह देश दिवालिया हो जाएगा। जीडीपी का 85% हम कर्जा ले चुके हैं, और अभी सरकार ने घोषित किया है कि वो 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा और लेने जा रही है। ये कर्जा वो किस लिए ले रही है, कहाँ जा रहा है, इसकी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। आप लोगों के पास हो तो उसकी आप समीक्षा कर लीजिएगा। आर्थिक रूप से देश बदहाल हुआ है। दूसरा मापदंड होता है सामरिक रूप से। सामरिक रूप से आपके देश को कितना मजबूती मिली, आपके देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हुई। जनरल नरवणे, आर्मी के चीफ ऑफ द स्टाफ, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको इस सरकार ने रोक लगा दी है कि चुनाव के बाद ही जारी हो पाएगी, उसके पहले जारी नहीं होगी। जनरल नरवणे ने उस किताब में लिखा है कि अग्निवीर योजना जब बनाई गई तो उन्होंने इसका विरोध किया। वो हतप्रभ थे, और नेवी और एयरफोर्स से तो पूछा ही नहीं गया। ये 4 साल वाली योजना, अग्निवीर योजना में आपने देखा कि 4 साल बाद नौजवान बेरोजगार हो जाएगा, उसको लेकर के नौजवानों में निराशा है। दूसरी तरफ तापिर गांव, अरुणाचल प्रदेश के सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा था कि आप यहाँ हिंदू मुसलमान में लगे हैं और चीन अरुणाचल प्रदेश में 16 किलोमीटर अंदर घुस गया है और सड़क बना रहा है। सोनम वांगचुक, जो पद्मश्री प्राप्त है और बहुत ख्यातनाम व्यक्ति हैं, लद्दाख में पिछले 22-23 दिन से वो भूख हड़ताल पर है। उनके साथ 50,000 लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि 4000 वर्ग मील से ज्यादा जमीन लद्दाख में चीन ने कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन को लाल आंख दिखाएंगे, उन्होंने ऐसी लाल आंख दिखाया कि हजारों वर्ग मील जमीन हमारी कब्जा हो गई। तो सुरक्षा के क्षेत्र में भी यह सरकार फेल हुई है। सिर्फ फेल नहीं हुई, जब मोदी जी ने संसद में ये कहा कि न कोई घुसा है न कोई आया है, तो उन्होंने देश विरोधी कार्य किया। मैं देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश विरोधी कार्य किया, क्योंकि अब जब भी कहीं अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर यह सवाल उठाया जाता है कि चीन हमारे यहाँ एग्रेशन कर रहा है, तो चीन सीधे कह देता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कहीं नहीं घुसे हैं, और उसको क्लीन चिट मिल जाती है। आर्थिक नीति फेल, सामरिक नीति फेल, विदेश नीति की हालत यह है। हमारे अगल बगल के देश, बांग्लादेश को तो हमने पैदा किया था 1971 में, हमारी सरकार यहाँ थी, इंदिरा गांधी ने पैदा किया था। ये भैया, इंदिरा गांधी ने पैदा किया था बांग्लादेश को। ये भैया इधर एक ही प्रेस हो जाने दीजिए। बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने पैदा किया था, एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो बांग्लादेश कोई अलग रास्ता ले रहा है। छोटा सा मालदीव, वहां जब भी समस्या आई हमारी फौज जाकर के उस समस्या को सुलझाती रही। उसने चेतावनी दे दिया कि अपनी फौज बाहर निकाल लीजिए। नेपाल ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर मध्यस्थता की जरूरत हो तो हम करने को तैयार हैं। भूटान चीन की गोद में जाके बैठ रहा है। सारे पड़ोसी देश हमसे अलग हो चुके हैं। 2 फोरम थे, एक अमेरिका का फोरम, एक रूस का फोरम। हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू ने एक तीसरा फोरम तैयार किया नॉन अलाइंड मूवमेंट के रूप में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में, और एक तीसरी शक्ति बनकर के पूरी दुनिया को बैलेंस किया। और जब जब कभी मुसीबत का वक्त आया, रूस ने हमारा साथ दिया। आज स्थिति यह है कि रूस पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो विदेश नीति के मामले में हम फेल हो गए। इसके बाद अगला सरकार को मापने का मापदंड होता है रोजगार। उस सरकार ने अपने कार्यकाल में कितना रोजगार दिया, कितने नए रोजगार क्रिएट किए, ये आप सबको पता है। 30 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। और हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र, न्याय पत्र में कहा है कि सरकार आने के 1 साल के अंदर वो 30 लाख रोजगार हम भर देंगे। इस सरकार ने तमाम नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तमाम आंकड़े जो आए हैं, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, वो बताती है कि 45 साल का सबसे बेरोजगारी का दौर है। और जितने लोग बेरोजगार हैं उसमें 83% लोग वो है जो पढ़े लिखे लोग हैं। बेरोजगारी की ये दर है। हर दिन 2 किसान और 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या करता है। इससे बड़ी शर्म की स्थिति हो नहीं सकती। 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मर गए अपनी मांगों को लेकर के, जब किसान आंदोलन चल रहा था, और अंत में उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो तीसरा मापदंड यह है कि अब कृषि क्षेत्र जो देश की रीढ़ होता है, भारत वैसे भी किसानों की देश है, यहाँ के 70% आबादी गांव में रहती है। तो कृषि क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में आपने क्या काम किया? इस पार्टी ने वादा किया था कि हम 100% सिंचाई की उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 10 साल के बाद जो आंकड़ा कहता है केवल 52% सिंचाई उपलब्ध ये पार्टी करा पाई है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की। अगला मापदंड होता है कि न्याय, लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं। ऊंच नीच की खाई, बड़े और छोटे के बीच में अमीरी गरीबी का फर्क कम हो रहा है कि नहीं। वो ऐसे कम हुआ है कि केवल 16 लोग देश की 84% धन के मालिक हैं, और बाकी सारे लोग उतने बचे हुए संपत्ति के मालिक हैं। तो ये परिस्थिति उसके बारे में है। इन सारे ही फ्रंट पर यह सरकार बुरी तरह से फेल साबित हुई है। स्वास्थ्य के मामले में उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टरों की संख्या है पूरे देश में, उसको हम 2 गुना कर देंगे, जबकि उसमें केवल 10% इजाफा कुल कर पाएंगे पूरे इतने समय में। इन्होंने 40 करोड़ स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने का वादा किया था, लेकिन आज पूरे देश में केवल 37,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें कंप्यूटर है। इन्होंने 200 केंद्रीय विद्यालय बनाने का वादा किया था, केवल 56 बना पाए हैं, जबकि कांग्रेस की जब सरकार थी उसने 2000 केंद्रीय विद्यालय बनाए थे। कृषि की आय इन्होंने दोगुनी करने का वादा किया था 2022 तक, जबकि आंकड़े कहते हैं कि कृषि की आय घटी है। कांग्रेस की सरकारों में जो लाभार्थी योजनाएं थी, उसमें जो लाभार्थी थे वो 62 करोड़ थे। वो लाभार्थी जो केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी होते हैं वो घट करके केवल 4 करोड़ रह गए हैं। इन्होंने ये कहा था किसानों को 0% पर ब्याज पर हम लोन देंगे,
जबकि असल स्थिति है कि किसानों का जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उस पर भी 7% ब्याज लगता है। इन्होंने 40 करोड़ लोगों को स्किल ट्रेनिंग देने की बात कहा था, लेकिन इन 10 सालों में केवल 1.4 करोड़ लोगों को ये स्किल ट्रेनिंग दे पाए हैं। हमने अपने न्याय पत्र पर जो काम किया वो 2023 से शुरू किया, जब राहुल गांधी जी ने 2 यात्राएं की, पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर मणिपुर से बंबई तक। उन यात्राओं में जो करोड़ों लोगों से मिले, उनसे जो सलाह मिली, उन सलाहों को इकट्ठा किया गया और फिर पी चिदम्बरम के नेतृत्व में हमारा घोषणा पत्र बनाने के लिए कमेटी बनी। उस कमेटी ने देश में जगह जगह के दौरे किए, तमाम लोगों की राय ली, एक्सपर्ट्स की राय ली और फिर उसके बाद हमारा न्याय पत्र बना है। इनका न्याय पत्र 30 मार्च को राजनाथ सिंह को घोषित किया और 13 दिन में बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर उठा दिया है, लेकिन इसके 2 उलट बासियां हैं। पहली, 80 करोड़ लोगों को खुद कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं तब लोग जिंदा है, और दूसरे जो आंकड़े कहते हैं कि 20% लोग देश के ऐसे हैं जो 46 रुपए रोज पर गुजारा कर रहे हैं। एक इन्होंने दावा किया है कि इनकी सरकार में आतंकवाद समाप्त हो गया है। आंकड़ा यह कहता है कि 2014 में इनकी सरकार आने से लेके 2024 तक केवल कश्मीर में 3,950 लोग मुठभेड़ में मारे गए हैं। वो चाहे सेना के लोग हों, वो चाहे पुलिस के लोग हों या वो सिविलियंस हों, 3,950 लोग केवल कश्मीर में इनके 10 साल में मारे गए, ये इनका आंकड़ा है। इस तरह से इनका जो पूरा घोषणा पत्र है, मोदी जी अपने झूठ के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। अब लोग उनको झूठे के नाम से ही जानते हैं। मैंने तो उनके लिए एक शब्द फेकू इस्तेमाल किया था 2013 में, जिसको फिर दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया, उसके बाद बड़ा फेमस हो गया था वो। अब मोदी जी की स्थिति यह हो गई है उनकी कि अभी वो एक भाषण दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर से बाई रोड आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रैली चल रही है। दूसरे में उन्होंने कहा कि सहारनपुर की लड़कियों का रोजगार, फिर उन्होंने ठीक किया कि नहीं सहारनपुर की लकड़ी का रोजगार। मुझे लगता है कि अमेरिका में एक नियम है, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ता है उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टरों को घोषित करना पड़ता है कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। हमारे देश में भी ऐसा कोई नियम बनना चाहिए। तो मित्रों, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया था कि ये बीजेपी का घोषणा पत्र पूरी तरह झूठ का पुरंदा है। पिछली बार इन्होंने कुछ बातें कही थी, 100 दिन में काला धन लाने की बात कही थी, काला धन विदेश में बढ़ गया। 100 दिन में इन्होंने विशेष अदालतें गठित करने की बात की थी और ये कहा था 1 साल में सारे भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेज देंगे। भ्रष्टाचारियों के अपनी पार्टी ज्वाइन करा लिया और उन पार्टियों को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद शुद्ध कर दिया है। 2 दिन पहले बयान दिया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार ने और ठीक 2 दिन बाद उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। इसकी पूरी फहरिस्त तो उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, उसके बारे में इनके घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है, बल्कि फिर अब वो कह रहे हैं, पहले 2022 तक की बात करते थे, अब वो कह रहे हैं कि 2047 तक हम ये कर देंगे। सारी बातें जितनी उन्होंने 2022 तक के लिए कही थी वो 2047 तक के लिए कह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि 2022 तक सारे लोग पक्के घरों में रहने लगेंगे। उसका आपको खुद पता है कि जिस औरत का फोटो छाप करके इन्होंने अपने घर की योजना का घोषणा की थी कि सारे घर पक्के मिल गए, उस औरत ने बयान दिया कि मेरा घर तो कच्चा है, मैं तो झोपड़ी में रहती हूँ। दूसरी घोषणा इन्होंने की थी, पूरे गांव, सारे देश के सारे गांव इलेक्ट्रीफाइड हो गए। द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बन गई, राष्ट्रपति पद के लिए उनका नॉमिनेशन हो गया, तो लोग उनका गांव देखने गए कि उनका गांव कहाँ है। होता है जब कोई बड़े पद पर पहुंचता है तो लोग उसकी जानकारी करते हैं। तो पता लगा कि द्रौपदी मुर्मू जी जो राज्यपाल तक रह चुकी थी, मंत्री रह चुकी थी, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के दिन तक उनके घर में क्या उनके गांव में बिजली नहीं थी, तब जल्दी जल्दी बिजली लगाई गई। तो इसी तरह के झूठ बोलने का ये पूरा टोटल घोषणा पत्र है और इस झूठ को जनता चूंकि अब जान चुकी है, इसलिए जनता इनके झूठ को नकारने जा रही है और इस चुनाव में नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनकी सरकार को विदा करने जा रही है। एक बात मैं और बहुत जरूरी कहना चाहता हूं, देश में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देश के बुद्धिजीवियों में जो लोग संविधान की चिंता करते हैं, जो लोग देश के लोकतंत्र की चिंता करते हैं, जो देश की आजादी की चिंता करते हैं, उनके भीतर एक बड़ी बेचैनी है।
इन 10 सालों में जो सरकार धीरे धीरे चलाई गई और जिस तानाशाही तरीके से चलाई गई, उसको लेकर के एक बेचैनी है। एक सवाल भी मन में है कि आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, आरएसएस वोट नहीं लेता, आरएसएस जनता की कोई सहमति नहीं लेता कि हम सरकार चलाएंगे, फिर आरएसएस किस हैसियत से सरकार चलाता है? आरएसएस किस हैसियत से सरकार को अपनी घोषणाएं उससे लागू कराता है? इसको लेकर बेचैनी है। बीजेपी के कई सांसदों ने इस दौरान बयान दिया है कि 400 सीटें हमारी अगर आ गई या 2/3 सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। ये इनका कोई खानदान का कोई पुरखा नहीं देगा था संविधान। इस देश के संविधान को पाने के लिए 1857 से शुरू हुई लड़ाई 1947 तक लाखों लोग कुर्बान हुए। पेड़ों से टांग करके तमाम लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। जलियांवाला बाग से लेकर न जाने कितने कांड हुए, तब बड़ी मुश्किल से हमको आजादी मिली। और ये आजादी मिली तब लोकतंत्र है, ये आजादी मिली तब संविधान है, ये आजादी मिली और लोकतंत्र है तब चुनाव होते हैं। और ये चुनाव होते हैं तब नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। ये चुनाव होते हैं इसलिए उनकी सरकार बनी। इस चुनाव को समाप्त कर देना चाहते हैं। तमाम बुद्धिजीवियों में बेचैनी है कि क्या आरएसएस अपना शासन लाने वाला है जिसमें आरएसएस का चीफ इस देश का राष्ट्र प्रमुख होगा। न्याय, सुरक्षा, इस तरह के तमाम मामले आरएसएस के चीफ के हाथ में होंगे, जैसे ईरान में खमेनेई के हाथ में होते हैं। ईरान में जो शासन व्यवस्था है, वहां जो उनका धर्मगुरु होता है, उसके हाथ में वहां की सारी सत्ता होती है। वहां पर फौज इत्यादि सारी उस धर्मगुरु के हाथ में है और बाकी चेहरा दिखाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है। क्या भारत में आरएसएस और उसका मुखौटा भारतीय जनता पार्टी क्या ईरान की व्यवस्था इस देश में लागू करने जा रही है? इसको लेकर के देश के बुद्धिजीवियों में, चिंतनशील लोगों में बड़ी बेचैनी है। मेरा सवाल है, मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, नड्डा और आरएसएस के मोहन भागवत को जवाब देना चाहिए। हमने अपने न्याय पत्र में बहुत मजबूती से एक बात कही है। हमारे न्याय पत्र में एक बात है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। संवैधानिक न्याय, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। संवैधानिक न्याय में हमने घोषित किया है छात्र संघ बहाल होंगे। संवैधानिक न्याय में हमने घोषित किया है सबको धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली करने का हक होगा। संवैधानिक न्याय में हमने घोषित किया है कि लोकसभा कम से कम 100 दिन साल में चलती रहेगी, हमने ये घोषित किया है। संवैधानिक न्याय में हमने घोषित किया है कि जब लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभाएं चलेंगी तो हफ्ते का एक दिन विपक्ष के नाम होगा। उस दिन विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाहेगा उस दिन केवल उन मुद्दों पर बहस होगी। संवैधानिक न्याय में हमने घोषित किया है कि हम भारत के लोकतंत्र को फिर बहाल करेंगे। संवैधानिक न्याय में हमने घोषित किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर जो संविधान उन्होंने बनाया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, रफी अहमद किदवई से लेकर के जितने लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह से लेकर के जितने हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनके जो सपने थे, सरदार भगत सिंह ने कहा था, उनसे जब कहा गया फांसी माफ हो जाएगी, माफी मांग लो, और उन्होंने कहा था माफी मंजूर नहीं, फांसी मंजूर है। मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की आजादी में नया रंग भरेगा। उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि एक दिन आजादी की लड़ाई से गद्दारी करने वाले लोग, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की मुखबिरी की थी, जिन्होंने उनके खिलाफ गवाहियां दी थी और उन गवाहियों के कारण दीक्षित बंधु को सजा हुई थी, वो गद्दारी करने वाले लोग इस देश पर हिटलर की तरह से इसी लोकतंत्र का सहारा लेकर, वोट का सहारा लेकर के हिटलर की तरह कब्जा करेंगे और हिटलर की तरह तानाशाह बन जाएंगे। ये कल्पना न सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिनसे पूछा गया था कि अगर देश आजाद हो जाएगा तो देश का नेतृत्व कौन करेगा, तो उन्होंने कहा था राष्ट्रपिता करेंगे। उनसे कहा गया आप क्या करोगे, बोले मैं राष्ट्रपिता का सिपाही रहूंगा। सरदार भगत सिंह से कहा गया आप भविष्य क्या देखते हैं, उन्होंने कहा था मैं तो जा रहा हूं लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों को जवाहरलाल नेहरू का साथ देना चाहिए। ये सरदार भगत सिंह के शब्द है। तो मित्रों, इस देश की आजादी संकट में है, इस देश के शहीदों का लहू संकट में है। हम जिस उत्तर प्रदेश की जमीन पर लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ पर विधानसभा के आसपास और इलाहाबाद की वो सारी सड़कें इस देश के नौजवानों के खूनों से रंगी हुई है। उन सड़कों के भीतर इस देश के नौजवानों का, आशा कार्यकर्तियों का, 69,000 भर्ती वाले तमाम जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं,
उनके सरों से जो खून बहा है लाठीचार्ज के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उससे ये सड़कें रंगी हुई हैं, वो लहू पिया है इन सड़कों ने, उसका जवाब चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। और इस बात का जवाब बहुत मजबूती से देश चाहता है कि आपके जो एमपी लोग कह रहे हैं, जब प्रज्ञा सिंह ने कहा था तो आपने कहा मैं इसको माफ नहीं कर पाऊंगा, एमपी बना दिया। अब ये जो आपके एमपी लोग कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे, इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी के पूरे घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं कहा गया है कि गरीब को न्याय मिलेगा, ये कहीं नहीं कहा गया है सामाजिक न्याय दिया जाएगा, ये कहीं नहीं कहा गया है कि जाति जनगणना होगी, ये कहीं नहीं कहा गया है कि सुरक्षा कैसे मजबूत की जाएगी, ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि देश की विदेश नीति कैसे मजबूत की जाएगी, ये कहीं नहीं कहा गया है कि कानून व्यवस्था कैसे मजबूत की जाएगी, ये कहीं नहीं कहा गया है संविधान कैसे मजबूत किया जाएगा और लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं रहेगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पूरी तरह से मौन है। ये मौन सवाल उठाता है। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आइए हम बहस करते हैं। अमेरिका में नियम है, मैं वहां रहा हूं चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में वहां रहा हूं मैं, वहां नियम है आमने सामने बहस करने का। इसमें 3 बहस होती है, एक जनता के बीच में, एक बुद्धिजीवियों के बीच में और एक संपादकों के बीच में, जिसमें बड़े संपादक सवाल पूछते हैं तमाम नीतियों के बारे में और उसका जवाब देना पड़ता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता को, जो भी हो, आइए हम मीडिया को बुलाते हैं, वो सवाल पूछेगा, आप भी जवाब दीजिए और हम भी कांग्रेस तरफ से जवाब देते हैं कि हमारी नीति किस मुद्दे पर क्या होगी, हमने क्या किया है 50-55 साल के शासन में, आप बताओ कि आपने क्या किया है 10 साल के शासन में। हम बताएंगे कि आने वाला भविष्य क्या है, हम बताएंगे कि आने वाले समय में देश का और जनता का सपना क्या है, आप बताओ कि आने वाले समय का सपना क्या है, उस सपने के लिए आपने क्या काम किया है। हम बताएंगे कि हमारा संकल्प क्या है, आप भी बताओ कि आपका संकल्प क्या है। मित्रों, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई सवाल हो, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई करीब 2 घंटे की, लंबा चौड़ा उनका घोषणा पत्र जारी हुआ और घोषणा पत्र जारी करके उठ करके चले गए, कोई सवाल नहीं लिया। तो फिर आप सवाल पूछ लेते, जो सवाल मैं उठा रहा हूं या सवाल पूछते, वो उठ करके चले गए। कायर लोग हैं, जवाब नहीं देते, बौद्धिकता उनकी कायराना है। बौद्धिक कायर का मतलब बौद्धिक कायराना बात की, कायराना प्रकृति की बात कर रहा हूं। उठ करके चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उठ के नहीं जाती। मनमोहन सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल में तमाम देश विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं, कोई सवाल हो उस सवाल का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।